अरे क्या कर रही हो कुसुम? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। लड़के वाले आते ही होंगे। और शोभा बेटी तैयार हुई कि नहीं? अरे दीदी, मैं तो उसे कब से बोलकर आई हूँ तैयार रहने के लिए, लेकिन अब पता नहीं क्योंकि मैंने दोबारा नहीं देखा उसे। एक बार आप ही देख कर आओ। अरे शोभा बेटी, जरा नीचे आना तो। जी मम्मी। देख बेटी, आज लड़के वाले आने वाले हैं, तो तू अच्छी तरह से तैयार हो जा। और सुन, चाय नाश्ते की तूने सारी तैयारियां तो कर ली है ना? हाँ मम्मी, मैंने सब कुछ अपने हाथों से ही बनाया है और सब एकदम लाजवाब बना है। चलो अच्छी बात है। अब जा बेटा, जल्दी जाकर तैयार हो जा। किशोर परिवार के आंगन में आज अलग ही रौनक थी। जेठानी सुषमा की बड़ी बेटी शोभा सावली ही सही, मगर मन से बेहद खूबसूरत गुणों की खान थी। वही देवरानी कुसुम की बेटी रीमा गोरी जरूर थी, लेकिन शोभा के काले रंग के कारण वो उसे नापसंद करती थी। अरे मम्मी, आप सब इतना क्यों घबरा रही हो? अरे लड़के वाले आ रहे हैं, थोड़ी ना कोई देव देवता आ रहे हैं जो आप लोगों ने घर को इतना सर पर उठा लिया है। वैसे भी एक काली लड़की को हाथोड़ी ना करने वाले हैं जो आप लोग इतनी तैयारियां कर रहे हो। जबान संभाल कर बात कर रीमा। अरे बड़ों से बात करने की थोड़ी तमीज सीख ले। और अपनी बहन के लिए कोई ऐसे बोलता है क्या? अरे जाने दो कुसुम, वो बच्ची है, इसीलिए कुछ भी बोल देती है। लेकिन मैंने ऐसा क्या गलत कहा? जरा शोभा की शक्ल देखिए और फिर उसी हिसाब से रिश्ता देखिए। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि किसी ऊंचे खानदान वाले लोग उसे पसंद भी करेंगे। अरे अब तो चुप रहती है या दू एक? चल अंदर। फिर कुसुम रीमा को लेकर अंदर चली जाती है। अरे क्या मम्मी, आप तो बस दिखावा करती रहती हो। उनकी हर बात में हाँ जी करना जरूरी है क्या? तो मैं भी क्या करूं बेटा, वो मेरी जेठानी है तो मुझे उसकी बात माननी ही पड़ती है। वरना तेरे पापा तो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। और वैसे भी सच यही है कि कोई बेवकूफी होगा जो आजकल के मॉडर्न जमाने में इतनी काली लड़की को पसंद करेगा। उधर मोहल्ले में एक कार रुकती है और तभी, अरे ये क्या, कार तो खराब हो गई। पता तो पास का ही दिया है, पर अब पैदल कैसे जाए? आप यही रुकिए माँ, तब तक मैं किसी से रास्ता पूछ लेता हूँ। भाई साहब, यहाँ पर सुषमा जी का घर कहाँ पर है? वो हमारी कार जरा खराब हो गई है। दाहिनी गली में तीसरा मकान है, वही सुषमा बहन जी का घर है। आप जरूर शोभा बिटिया को ही देखने आए होंगे। वो बड़ी ही प्यारी बच्ची है, एकदम सर्वगुण संपन्न। भगवान ने रंग थोड़ा कच्चा दिया है, पर जिस भी घर में जाएगी लक्ष्मी बनकर जाएगी। धन्यवाद भाई साहब। फिर कुछ ही देर में वो दोनों और विवेक का छोटा भाई मोहित उनके घर पहुंचते हैं। आइए बहन जी, हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। जी बहन जी, वो हम जरा रास्ता भूल गए थे, इसीलिए एक आदमी से रास्ता पूछना पड़ा और इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। चलिए। फिर थोड़ी ही देर में सभी लोग नाश्ता पानी कर लेते हैं। फिर बाद में, सुषमा बहन जी, अब नाश्ता पानी तो हो गया है, अब आप अपनी बिटिया को बुला दीजिए। हम उसे देखने के लिए बहुत ही उत्सुक है। अरे शोभा बेटी, चल जल्दी बाहर आ जा, लड़के वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। फिर शोभा धीरे धीरे सिर झुकाकर कमरे के बाहर निकलती है। हाय राम, कितनी सुंदर लग रही है। जितना सुना था उससे कई अधिक लक्ष्मी लगती है ये। बहन जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अब आप जल्द से जल्द मुहूर्त निकालिए। हाँ माँ, भाभी तो बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आई। अरे ये लोग कहीं बेवकूफ तो नहीं? एक ही बार में इतनी सावली बहन जी टाइप को पसंद भी कर लिया इन्होंने। लेकिन ये विवेक जी, ये तो कितने हैंडसम दिखते हैं, लेकिन इस काली कलूटे के साथ बिल्कुल भी नहीं जच रहे। और ये मोहित, ये भी कुछ कम नहीं है। अगर मैं इस मोहित से शादी कर लूं तो मैं तो शोभा से आगे निकल जाऊंगी, उसी घर में उसी हैसियत से। लेकिन मेरा रुतबा उससे भी बड़ा होगा। मैं उस घर में से बहू नहीं,
महारानी बनकर रहूंगी। माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी है। अरे क्या हुआ बेटा? तू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? वो माँ, मुझे मोहित बहुत पसंद है माँ। वो सुमित्रा आंटी का छोटा बेटा। आप एक काम करो ना, मेरी शादी की बात आप उससे करा दो। मुझे वो बहुत अच्छा लगा माँ, और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। हाँ बेटा, मोहित तो बड़ा ही अच्छा लड़का है, लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे। क्या माँ आप भी? अगर शोभा उस घर की बहू बन सकती है तो मैं क्यों नहीं बन सकती? मैं उससे कई ज्यादा खूबसूरत हूँ, गोरी हूँ, स्मार्ट भी हूँ। इसीलिए मुझसे तो ये देखा ही नहीं जा रहा कि सब कुछ जो शोभा को मिल रहा है। अब आप ही बात करो ना माँ। मुझे बस मोहित से शादी करनी है और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, तू शांत हो जा। मैं कोई अच्छा सा टाइम देखकर दीदी से बात करूंगी। लेकिन देख रीमा, ये मामला इतना आसान नहीं है। फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच माँ। मुझे पता है कि आप उन्हें मना ही लोगी। आप बस उनसे बात कर लेना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। फिर अगले दिन, अरे दीदी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। रीमा मोहित को बहुत पसंद करती है, तो क्या हम ये रिश्ता जोड़ सकते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, दो दो बेटियां एक ही घर में देना सही नहीं है। झगड़ा हो सकता है। बच्चे राजी है दीदी, तो ये रिश्ता भी पक्का हो ही जाएगा और दोनों की शादी एक ही साथ करा देंगे। ठीक है कुसुम, मैं बात चला कर देखती हूँ। देखिए सुमित्रा बहन जी, अब मेरी बेटी को तो आपने बहू के रूप में स्वीकार कर ही लिया है, लेकिन मेरी छोटी बेटी भी है। रीमा नाम है उसका, और वो मोहित को बहुत पसंद करती है। और अगर आप राजी हो तो हम उनकी शादी भी एक साथ ही कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मुझे तो एक ही घर से दो दो बहुएं मिल जाएगी। चलो, मुझे तो इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। अब जल्दी से चारों की शादी का मुहूर्त निकालते हैं। सभी इस रिश्ते को मान जाते हैं, जिस वजह से शोभा और रीमा की शादी विवेक और मोहित के साथ धूमधाम से हो जाती है। फिर शादी के बाद जब वो दोनों अपने ससुराल आती हैं, तभी वाह, क्या महल है! अब तो मजे में कटेगी मेरी जिंदगी। कितना अच्छा परिवार है, साथ में रीमा भी है, तो हम सब मिलकर प्यार से रहेंगे। गृह प्रवेश के लिए थाली सजाई जाती है। रीमा आगे बढ़ती है, पर सुमित्रा उसे रोक देती है। अरे रुक जा रीमा बहू, पहले बड़ी बहू का गृह प्रवेश होगा, फिर उसके बाद तुम आना। और ये क्या, मैं तो कितनी सुंदर हूँ, तो पहले मुझसे गृह प्रवेश करवाना चाहिए था ना। लेकिन इन लोगों के दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, इस काली को ही हमेशा आगे रखते हैं। ठीक है, जो करना ही कर लो, बस कुछ ही दिनों की बात है। फिर उसके बाद तो इस घर में सिर्फ मेरी ही चलेगी। तभी एक कोने में दो मेहमान गुपचुप बातें कर रहे होते हैं। एक बहू तो कितनी रूपवती है और दूसरी कितनी सांवली है। पता नहीं सुमित्रा ने इसे कैसे चुन लिया। शायद विवेक में ही कोई कमी होगी, जो उसके लिए उसने ऐसी बहू पसंद की। अरे ढंग से क्या होता है, बहू के गुण भी मायने रखते हैं। सुना है शोभा बड़ी ही सुशील और पढ़ी लिखी है। अब ये सब तो बस लोगों का कहना ही है, हमें क्या पता क्या सच है। और वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे तो छोटी वाली रीमा ही अच्छी लगी। एकदम स्टाइलिश है, सुंदर है, और उसका रंग भी एकदम गोरा चटकदार है। फिर बाद में, देखो बहू, अब तुम दोनों थक गई होगी, तो अपने अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो। कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई है ना, तो खाने के लिए कुछ अच्छा सा बना देना, ताकि सबका मन खुश हो जाए। जी मम्मी जी, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ मम्मी जी, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे हाथ का बना खाना सबको पसंद आए। फिर अगली सुबह 4 बजे शोभा बिना किसी को जगाए चुपचाप उठती है और तैयार होकर वो रसोई में चली जाती है। आज तो मेरी पहली रसोई है, तो सब कुछ एकदम अच्छा ही होना चाहिए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि किसी को मुझसे कोई शिकायत हो। यही मेरा पहला काम है इस घर में,
और सबसे अहम भी। वही दूसरी ओर रीमा अभी तक सोई होती है। हे भगवान, आज तो बहुत लेट हो गया मुझे उठने में, और आज ही मेरी पहली रसोई है। अब मैं क्या करूं? लगता है उस शोभा की बच्ची ने सारा खाना बना भी लिया। फिर रीमा जल्दी जल्दी में तैयार होकर रसोई में चली जाती है और वो वहां पर बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ खड़ी रहती है। ये देखिए मम्मी जी, हमने कितना कुछ बना लिया। मैंने और शोभा दीदी ने बड़ी ही मेहनत की है और आपको तो बस अब स्वाद लेना है। वाह बेटा, सच में तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। एक से बढ़कर एक पकवान बनाए है तुमने, और वो भी पहली बार में ही। सच में तुम दोनों तो मेरे घर में लक्ष्मी बनकर आई हो। अरे वाह, आज तो दोनों बहुओं ने मिलकर हमारे घर में त्योहार जैसा ही माहौल बना दिया है। और ये खाना देखकर तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात को लेकर हुई है कि ये खाना दोनों बहुओं ने मिलकर बनाया है। सच में शोभा, तुम दोनों ने तो खाना बहुत ही टेस्टी बनाया है। शाबाश बहू। और शोभा बहू, ये हार मेरी सासू माँ का था। जब मेरी शादी हुई थी तब उन्होंने मुझे दिया था, और तब से लेकर मैंने इसे आज तक संभाल कर रखा है। सोचा था कि जब मेरे घर में बड़ी बहू आएगी तब ये हार मैं उसे ही दूंगी। इसीलिए अब ये हार मैं तुझे दे रही हूँ बहू। और मेरे लिए क्या रखा है मम्मी जी? अरे नहीं बहू, तुम्हारी शादी तो इतनी जल्दी जल्दी में हुई है कि तुम्हारे लिए कुछ खास ला ही नहीं पाई। पर ये हार, यही असली विरासत है। और ये हार तो सिर्फ बड़ी बहू को ही दिया जाता है। इसीलिए शोभा बहू, अब से ये हार तुम्हारा है। इसे अच्छे से संभाल कर रखना, और अब से घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधों पर है। लेकिन मम्मी जी, इन सब की क्या जरूरत है? और आप तो इस घर की बड़ी हो ना, तो ये हार तो आपके पास ही अच्छा लगेगा। अरे नहीं बहू, अब इस घर की बड़ी बहू तुम हो, और ये हार मैंने अपनी बहू के लिए ही संभाल कर रखा था, और आज इसे देने का दिन आ गया है। ले लो बहू, और इसे अपने प्यार और समझदारी से और कीमती बना देना। हे भगवान, ये हार तो कितना भारी और कितना बेशकीमती लग रहा है। कम से कम 9-10 लाख का तो ये जरूर होगा। लेकिन ये हार मुझे मिलना चाहिए था, ना कि इस काली कलूटी को। ये तो मेरी जिंदगी में ग्रहण बनकर आई है। लेकिन अब बस, बहुत हो गया। मैं इसे अपने आगे कभी नहीं जाने दूंगी। रुक जा शोभा, मैं तो तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगी। फिर अगले दिन घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से चारों नंदे नेहा, प्रीति, जूही और सिम्मी उतरती हैं। और उन चारों ने बड़े ही स्टाइलिश कपड़े पहने होते हैं। अरे वाह, आ गई मेरी बिटिया। तुम्हारे आने से तो घर पूरा रोशन हो गया है। अरे क्या मम्मी, आप भी? आपने तो कहा था कि बहुत बदलाव हो गया है इस घर में, पर यहाँ पर तो अब भी वही गांव की खुशबू आ रही है। बिल्कुल, और अब तो 2-2 नई बहुएं भी आई है। चलो अपने भाभीयों से मिलो। फिर सुमित्रा उन दोनों को आवाज लगाती है, और उसकी आवाज से शोभा और रीमा दोनों बाहर चली आती हैं। ओ माय गॉड भाभी, यू लुक सो गॉर्जियस। हाँ भाभी, आप तो एकदम स्टाइलिश हो। किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लगती आप। और नहीं तो क्या, भाई ने तो सच में नसीब निकाला है। हाँ भाभी, आप तो हमारी गर्ल गैंग में एकदम फिट हो जाओगी। चलिए, आज शाम को ही हम आपको हमारी सहेलियों से मिलवाएंगे। सभी नंदे बस रीमा को ही घेरे हुए होती हैं, और वो उसके साथ फोटोज भी लेती हैं, हंसी मजाक करती हैं। वही दूसरी तरफ शोभा एक कोने में खड़ी होती है। अरे मम्मी, वो दूसरी भाभी है क्या? हाँ बेटा, वो बड़ी बहू है, शोभा। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा भाई कितना सुंदर है, तो फिर आपने उसके लिए सावली लड़की क्यों चुनी? आप भी ना मम्मी, आपने तो भाई को एक बहनजी टाइप लड़की के साथ बांध दिया। अरे आजकल के जमाने में ऐसी बहू कौन लाता है? अब आप जरा रीमा भाभी को ही देख लीजिए, इतनी सुंदर, स्मार्ट और स्टाइलिश है। वही दूसरी तरफ ये बड़ी भाभी, एकदम सिंपल, बिल्कुल पुराने जमाने की बहनजी लगती है।
ऐसा नहीं है बेटा। बहू की अच्छाई कपड़ों और मेकअप से नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार और संस्कारों से देखी जाती है। और देखना तुम, शोभा जैसी सादगी तो इस घर की असली शान बनेगी। और याद रखो, दिखावा ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। असली खूबसूरती तो दिल से झलकती है। ये तो बस कहने वाली बातें हैं मम्मी जी। अब आप भी देखती जाओ कि मैं इस घर में सबकी फेवरेट कैसे बनती हूँ। लेकिन मम्मी, हमें तो लगा था कि दोनों भी भाभियाँ बहुत फैशनेबल होंगी, लेकिन ये दूसरी वाली तो कोई स्कूल टीचर लग रही है, वो भी बदसूरत वाली। अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं। हमें रीमा भाभी तो मिल गई ना, तो हम उसके साथ फुल ऑन मस्ती करेंगे। सभी नंदे रीमा को लेकर अंदर चली जाती हैं और शोभा वही दरवाजे के पास खड़ी रहती है। कोई बात नहीं, ये चारों नंदे धीरे धीरे करके मुझे भी अपना लेगी। अरे शोभा बहू, तो इन बहनों की बातों का बुरा मत मानना। जो मुंह में आता है वो बोल देती है, पर दिल की बुरी नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी जी, ये सभी छोटी है और मुझे पूरा यकीन है कि समय के साथ ये मुझे जरूर अपना लेगी। अरे ओजस्वी बहू, आटे के गुलगुले बने कि नहीं? तेरे ससुर जी और मेरा लल्ला आ रहा है। 2 महीनों से शहर में थे उस कमबख्त काम के सिलसिले में, लेकिन अब सारा इंतजार खत्म हो गया। और तूने फोन मिलाया कि नहीं? कहाँ तक पहुंची उनकी बस? पता नहीं माँ जी, पिछले 1 घंटे से मैं उन्हें बाहर जाकर ही फोन मिला रही हूँ, पर उनका फोन नेटवर्क के बाहर बता रहा है। लगता है उनकी बस पहाड़ी जंगल के रास्ते से गुजर रही होगी, और वहां पर तो नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं मिलता। हाँ माँ जी, मुझे भी अब वही लग रहा है। बहुत देर तक इंतजार करने पर रंजना और ओजस्वी दोनों बस स्टॉप पर चली जाती हैं। तभी वहां पर बर्फबारी होने लगती है। हे भगवान, अब तो शाम हो चुकी है। ठंड तो बढ़ती ही जा रही है। कहाँ रह गई ये दोनों? अभी तक इनकी बस भी नहीं आई। बहू, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा ना? अरे शुभ शुभ बोलिए माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस अभी आती ही होगी। 1 मिनट, मैं वहां पर खड़े उस आदमी से पूछ कर आती हूँ। ठीक है बहू, जल्दी आ। फिर ओजस्वी उस आदमी से पूछती है, और तभी, अरे भाभी जी, चंडीगढ़ से कसोली आने वाली बस खाई में गिर गई है। सारे यात्रियों की मृत्यु हो गई है। बस भी एकदम चकनाचूर हो गई है। माफ कीजिएगा, लेकिन आपके पति और ससुर जी का भी देहांत हो गया होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रेम और पापा जी नहीं रहे माँ जी। वो जिस बस से जा रहे थे, वो बस खाई में गिर चुकी है। क्या? रंजना और ओजस्वी अब पूरी तरह टूट जाते हैं। अब इस दुनिया में उन दोनों का एक दूसरे के सिवाय और कोई नहीं होता। ओजस्वी तो जैसे तैसे हिम्मत बांध लेती है, लेकिन रंजना की तबीयत बुरी तरह से खराब हो जाती है। माँ जी, कुछ तो खा लीजिए। अगर आप ऐसे ही भूखी रहोगी तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। ये लीजिए, गर्मा गर्म खाना खाओगी तो आपको अच्छा लगेगा। नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं खाना। ले जाइए थाली। ऐसे मत कहिए माँ जी। अब प्रेम और पापा जी तो जा चुके हैं, और वो हमारे पास अब वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे। और हमें अपना जीवन आगे ऐसे ही गुजारना है, वो भी अकेले में। ना तो आपका कोई है और ना ही मेरा कोई है। और अब वक्त आ गया है, हमें एक दूसरे की ढाल बनना होगा। इसलिए ये खाना खा लीजिए माँ जी। आपको मेरी सो। ये तो क्या कर रही है बहू? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती माँ जी। आपको खाना खाना ही होगा। ओजस्वी के जिद करने पर रंजना थोड़ा बहुत खाना खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और अब उनके पास पड़े हुए पैसे भी खत्म होने आते हैं। मैंने आज पड़ोसन से मदद मांगी माँ जी, लेकिन उसने भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। ये तो क्या कह रही है बहू? हमने तो आज तक हमारे सारे पड़ोसियों की खूब मदद की है, पर आज जब हम मुसीबत में आए हैं, तब हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहा। 1 हफ्ते बाद तो घर मालिक भी किराया लेने आ जाएगा। पहले ही 2 महीनों का किराया बाकी है माँ जी। मैंने तो पड़ोस की उर्मी से काम के बारे में भी पूछा, लेकिन उसने कहा कि फिलहाल कोई काम नहीं है। मुझे अब बहुत चिंता हो रही है माँ जी। अब 1 हफ्ता यूं ही बीत जाता है और घर मालिक किराए लेने आ जाता है।
अरे पैसे नहीं है का क्या मतलब है? 2 महीनों से तुम लोगों ने मुझे किराया भी नहीं दिया है। मैं कुछ नहीं जानता। अभी के अभी किराया दो वरना ये घर खाली करो। ऐसा मत बोलो बेटा। मेरे बेटे और पति की मृत्यु हो चुकी है। अब हम सास बहू भी क्या करें? बस कुछ दिनों की हमें मोहलत दे दो बेटा। मैं और मेरी बहू कोई ना कोई काम जरूर करेंगे और आपके पैसे आपको लौटा देंगे। हाँ भाई साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। बस हमें थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए। नहीं, तुम दोनों को कोई मोहलत नहीं मिलने वाली। और अगर आगे जाकर तुम दोनों को कोई काम नहीं मिला तो फिर तुम दोनों वापस किराया देने से मना कर दोगी। नहीं नहीं, मुझे वो सब झंझट में पड़ना ही नहीं है। अभी के अभी निकलो यहाँ से। खाली कर दो ये घर। प्लीज भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। इतनी कड़कड़ाती ठंड में हम दोनों सास बहू कहाँ पर जाएंगे? हमारा तो इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। हमें इस घर से बेघर मत करो। भगवान के लिए हमें थोड़ी मोहलत दे दो बेटा। लेकिन घर मालिक उन दोनों पर जरा भी रहम नहीं करता और वो उनका सारा सामान बाहर फेंक कर घर पर ताला लगा देता है। फिर वो दोनों अपना सामान लेकर यहाँ से वहां दर दर भटकने लगती है। अब हम कहाँ जाएंगे माँ जी? हमारे पड़ोसी तो हमारी कोई मदद करने से रहे। उसी दिन उन लोगों के असली चेहरे दिख गए जब मैं उनसे मदद मांगने गई थी। आज की रात तो हमें जैसे तैसे बाहर ही काटनी होगी बेटा। लेकिन कल सुबह हम काम ढूंढने जाएंगे, तभी कुछ होगा हमारा। हाँ माँ जी, मेरे पास कुछ चिल्लर है जो मैंने गुल्लक फोड़ कर निकाले हैं। चलिए वहां पर, उस ढाबे पर शाम के 6 से 7 बजे के बीच में सस्ती वाली स्पेशल थाली मिलती है। वहीं पर हम दोनों खाना खा लेते हैं। सुबह से तो हमने कुछ भी नहीं खाया है। हाँ बहू, चल चलते हैं। फिर वो दोनों उस ढाबे के पास जाकर खाना खाती हैं। लेकिन उतने में वहां पर एक चोर आकर उनका बैग चुरा कर लेकर जाता है। फिर जब वो दोनों अपना खाना खाकर अपना बैग देखती हैं, तब वो वहां पर होता ही नहीं। हे राम, लगता है किसी चोर ने हमारा बैग चुरा लिया, वरना यहाँ से बैग कहाँ जा सकता है? अरे नहीं माँ जी, बैग में तो हमारे कपड़े थे, 2 कंगन भी थे मेरे, और थोड़े फार पैसे भी थे, और अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे माँ जी? वो दोनों अब काफी परेशान हो जाती हैं। बेबस होकर उन्हें जंगल में खून जमाने वाली ठंड में ही बिना कंबल के जमीन पर ही सोना पड़ता है। बहू, बहुत ठंड लग रही है। यहाँ पर मैं कैसे सो पाऊंगी? हमारे पास तो कोई कंबल भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी। ये देखिए, मैंने लकड़ियां बीन कर लाई हैं। अभी आलव जलाने पर आपको कम ठंड लगेगी और आप अच्छे से सो पाओगी। ठीक है बहू। लेकिन आलव जलाने के बावजूद भी रंजना को बहुत ठंड लगती है और वो रात भर सो ही नहीं पाती और अगली सुबह तक उसकी तबीयत गंभीर रूप से खराब हो जाती है। बहू, कुछ कर बहू, वरना इस कड़कड़ाती ठंड में मैं मर जाऊंगी। बहू, जल्दी कुछ कर। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कुछ ना सूझने पर ओजस्वी जंगल में से कुछ पत्ते तोड़कर लाती हैं। इसे खाइए माँ जी, यह औषधि वनस्पति है, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। फिर उन पत्तों को खाने पर रंजना के शरीर में गर्माहट उत्पन्न होती है और अब उसे बेहतर महसूस होता है। वो दोनों अब कई सारी जगहों पर काम की तलाश करने जाती हैं, लेकिन उन दोनों को कोई काम नहीं मिलता। फिर हताश होकर वो दोनों जंगल की तरफ लौट रही होती हैं। तभी उन्हें पास के एक मंदिर में एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी दिखाई देती है। फिर वो दोनों फौरन उसके पास चली जाती हैं। अरे माँ जी, इन काकी जी का बदन तो पूरी तरह गर्म पड़ चुका है। लगता है तेज बुखार के कारण इन्हें चक्कर आ गया। हाँ बहू, तो एक काम कर, उस कुएं में से पानी लेकर आ। पानी की बूंदें छिड़कने पर उस बूढ़ी औरत को होश आता है और वो अपने घर का पता बताती है, जिसके बाद ओजस्वी और रंजना उसे उसके घर लेकर जाती है। उस बूढ़ी औरत का एक बहुत आलीशान बंगला होता है और उसका नाम हंसिका होता है। तुम दोनों का बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम दोनों मेरी जान नहीं बचाती
और सही सलामत मेरे घर तक ना लेकर आती तो ना जाने मेरा क्या हाल हो जाता। कोई बात नहीं जी, अब आप सुरक्षित हो और आपको अब अच्छा लग रहा है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे आप दोनों का घर कहाँ पर है? मैं अपने ड्राइवर से कहकर आप दोनों को घर छोड़ने के लिए कह देती हूँ। वो दरअसल दरअसल हमारा कोई घर नहीं है। मतलब? फिर रंजना हंसिका को सारी कहानी बताती है और दोनों सास बहू की दुख भरी कहानी सुनकर हंसिका को बहुत बुरा लगता है। तुम दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन अब तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी और मेरे साथ यहीं पर रहोगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या? अरे नहीं बहन जी, ऐसा मत कीजिए। अरे रंजना बहन, इतनी भीषण ठंड में आप कहाँ पर रहोगी दोनों? नहीं नहीं, आप दोनों को यहीं पर रहना होगा। ये सब हंसिका की इकलौती बेटी शगुन सुन लेती है। ये आप क्या कह रही हो माँ? हमारा घर क्या कोई धर्मशाला है क्या, जो जब जिसका मन किया आकर रहने लगा? अरे पूरे कसौली में इतने सारे धर्मशाला हैं, जाए ना ये वहीं पर रहने। चुप हो जा शगुन। अरे तू जानती भी है कि आज अगर मैं जिंदा हूं तो इन दोनों के कारण ही हूं, इसलिए ये दोनों यहीं पर रहेंगी। लेकिन अगर इन्हें यहाँ पर रहना है तो काम करना पड़ेगा, मुफ्त में रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी मैं। शगुन, देखिए बहन जी, आपकी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। हम किसी का भी एहसान नहीं लेना चाहते। अगर हम काम करेंगे तभी रहेंगे यहाँ पर, वरना चले जाएंगे यहाँ से। हाँ काकी जी, आपसे विनती करती हूँ, इतना बड़ा एहसान मत कीजिए हम पर। आपने हमें यहाँ पर मुफ्त में रुकने के लिए कहा और वही हमारे लिए बहुत है। लेकिन अगर हम यहाँ पर रुकेंगे तो सिर्फ काम करके ही रुकेंगे। अरे पर नहीं बहन जी, कृपा करके हमारी बात मानिए। फिर हंसिका उनकी बात मान लेती है। अब दोनों सास बहू वहां काम करके रहने लगती है, पर हंसिका उन दोनों के साथ नौकरानियों की तरह नहीं, बल्कि अपने सगे रिश्तेदारों की तरह ही पेश आती है। अरे रंजना बहन, आइए ना, आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। ओजस्वी बेटा, तुम भी आ जाओ, सब साथ मिलकर ही खाएंगे आज। अरे नहीं बहन जी, ये आप क्या कह रही है? आप पहले खा लीजिए। हाँ काकी जी, आप और शगुन खा लीजिए पहले, उसके बाद ही मैं और माँ जी खाएंगे। नहीं नहीं, तुम दोनों भले ही इस घर में काम करती हो, पर हो तो इस घर की सदस्य ही ना। चलो जल्दी से अब बैठ जाओ, वरना मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। हंसिका के कहने पर ओजस्वी और रंजना को उनके साथ बैठकर खाना ही पड़ता है। लेकिन ये सब होते हुए देखकर शगुन को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अब उन दोनों को परेशान करने लगती है। ओफो, ये सब्जी तो बिल्कुल भी सही नहीं बनी। ओजस्वी, एक काम करो, जाकर मेरे लिए खिचड़ी बना कर लाओ। ये क्या नाटक है शगुन? खाना तो एकदम अच्छा बना है, इसीलिए जो बना है वो चुपचाप बैठकर खाओ। नहीं माँ। अरे कोई बात नहीं काकी जी, मैं अभी खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। अरे पर तुम तो अभी खाना खाने बैठी हो ना। अरे बहू, तू बैठ, मैं झटपट बना लूंगी खिचड़ी, तू खा ले खाना। नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं बना लूंगी खिचड़ी। अरे एक काम करो ना, तुम दोनों भी चले जाओ। दोनों अगर साथ मिलकर बनाओगी तो खिचड़ी और जल्दी बन जाएगी। शगुन के कहने पर रंजना और ओजस्वी को खाते खाते उठकर खिचड़ी बनानी पड़ती है। निकम्मी कही कि खाते खाते उठा दिया तूने उन दोनों को, वो कभी नहीं सुधरने वाली। हंसिका का उन दोनों सास बहू के प्रति लगाव देखकर शगुन अब हंसिका को उन दोनों से दूर करने के लिए भड़काने लगती है। अरे नहीं माँ, मैं तो बस आपको बता रही हूँ, मेरी सहेली पश्मीना के घर पर भी ऐसी ही एक नौकरानी आई थी, जो शुरुआत में बहुत ही बेचारी टाइप थी, लेकिन एक दिन वो सब कुछ लूट कर भाग गई। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इन दोनों सास बहू को ज्यादा सर पर मत चढ़ाइए। अरे इन गरीबों के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग होते हैं माँ। देख शगुन, तू मुझे ये सब मत समझा। मैं इंसान को अच्छी तरह पहचान लेती हूँ कि कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा।
हंसिका को भड़काने में शगुन नाकामयाब रहती है, इसीलिए अब वो एक बड़ी चाल चलती है। वो अपनी माँ के गहने रंजना और ओजस्वी के कमरे में रखती है। अब जब माँ को पता चलेगा कि उन दोनों नालायक सास बहू ने उनके बेशकीमती जेवर चोरी किए हैं, तब तो वो खुद ही उन दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी और तब आएगा असली मजा। वाह, बहुत खूब बेटा। अरे माँ, आप यहाँ पर? हंसिका को दरवाजे के पास देखकर शगुन बहुत हैरान हो जाती है और अब हंसिका शगुन को घर से बाहर निकालने लगती है। निकल जा, इस घर में तू रहने लायक ही नहीं है। अरे क्या कमी है तुझे? तेरे पिता के जाने के बाद भी मैंने तुझे हर एक चीज दी, इतने नाजों से पाला, लेकिन फिर भी तू इतनी बुरी कैसे बन गई? इन बेचारी बेसहारा औरतों को मदद और प्यार करने की जगह पर तू इन्हें मेरी नजरों में बुरा बनाने की कोशिश कर रही थी, ताकि मैं इन दोनों को घर से बाहर निकाल दूं। छी, लानत है तुझ पर। जाने दीजिए ना बहन जी। हाँ काकी जी, माफ कर दीजिए शगुन को। नहीं, ये तुम दोनों को इस घर से निकालना चाहती थी, लेकिन अब ये खुद ही निकलेगी। अरे ये घर मेरा है और मैं यहाँ की मालकिन हूँ, और तू जिस अमीरी के बलबूते इतना घमंड दिखाती है, वो सब मेरे द्वारा मिली है तुझे। इसीलिए अब तू जा, बाहर ही जाकर रह, तभी तुझे दाल आटे का भाव समझेगा। अरे जब देखो तब घमंड दिखाती रहती है। अरे इंसान का असली धन उसके अच्छे कर्म होते हैं, पैसा घर या बंगला नहीं। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और ये सब बातें मैं दिल से कह रही हूँ। मुझे सुधरने का एक मौका दे दो माँ, प्लीज माँ। मैं अब से घमंड करना छोड़ दूंगी। ओजस्वी, रंजना काकी, आप दोनों भी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। शगुन खूब विनती करती है, जिसके बाद हंसिका उसे माफ कर देती है और समय के साथ वो सुधर जाती है और इस तरह अंत में वो चारों खुशी से रहने लगते हैं। बाप रे, फरवरी का महीना चल रहा है, फिर भी ये सुबह की ठंड कुल्फी जमा देती है। अरे बहू, कहाँ मर गई तू? क्या हुआ माँ? क्यों सुबह सुबह मरने मरने की बातें कर रही हो? स्वाति चाय और नाश्ता बना रही है, आती ही होगी। अरे ऐसा क्या बना रही है वो नाश्ते में, जो उसे इतना समय लग रहा है? उतने में वहां पर स्वाति चाय और नाश्ता लेकर आती है। नाश्ता तैयार है माँ जी, गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े। चल चल, अपनी ये नौटंकी बंद कर और जल्दी से परोस दे, बहुत भूख लगी है मुझे। ऊपर से ये जानलेवा ठंड, गर्मा गर्म खाऊंगी तो कुछ अच्छा लगेगा। वाह स्वाति, क्या कमाल की ब्रेड पकोड़े बनाए हैं तुमने, मजा ही आ गया। है ना माँ? हाँ हाँ, अच्छा ही बना है, पर इससे अच्छा तो मैं बनाती हूँ। पर फिर भी इसने कोशिश अच्छी की है। कोई बात नहीं माँ जी, आप तो बस खाने का ही काम कीजिए, क्योंकि आप कभी दूसरों की तारीफ कर ही नहीं पाओगी, क्योंकि दूसरे आपसे आगे जाए ये आपसे बर्दाश्त थोड़ी होगा। चुप रे बहू, सुबह सुबह दिमाग का दही मत कर और जाकर और ब्रेड पकोड़े बना और अपनी हद में रह। आजकल तेरी जबान बहुत चलने लगी है। स्वाति अब ऐसे ही अक्सर नाश्ते में ब्रेड पकोड़े बनाया करती है। शुरुआती के कुछ दिनों तक वसुंधरा और केतन उसे चुपचाप खाते हैं, पर लगातार वही खाना खाने के कारण वो दोनों भी अब ऊब जाते हैं। अरे ओ बेवकूफ औरत, ये क्या रोज रोज ब्रेड पकोड़े बनाती रहती है तू? अरे तेरी अक्ल क्या घास चढ़ने गई है क्या? और नहीं तो क्या स्वाति, अरे सुबह सुबह ब्रेड पकोड़े खाकर हम पक गए हैं, कुछ अलग भी बनाया करो ना। पराठे, उपमा, पोहे, कितना कुछ बनाने के लिए होता है, लेकिन तुम हो कि बस ब्रेड पकोड़े ही बनाती रहती हो। अरे बाबा, जानती हूं मैं, लेकिन अब कुछ दिनों के बाद ठंड चली जाएगी, फिर गर्मी में ये सब खाने नहीं मिलेगा। और तुम्हें तो पता ही है कि ब्रेड पकोड़े मेरा कितना फेवरेट है, इसीलिए जब तक ठंड है मैं इसे खाने का पूरा मजा उठाऊंगी। देख बहू, ये सारे फालतू के मजाक तू ही उठाती बैठ, लेकिन हम लोग तेरी तरह इस ब्रेड पकोड़े के पीछे इतने पागल नहीं हैं। इसीलिए कल से तू रोजाना नाश्ते में अलग अलग पकवान बनाया करेगी।
वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पर माँ जी। नहीं स्वाति, माँ ने कह दिया सो कह दिया, जरा उनकी बात भी माना करो ना। हर बार ऐसे अपनी चलाना सही नहीं है। केतन की बात सुनकर स्वाति चुप हो जाती है और अगले दिन वो अलग अलग प्रकार के पकवान बनाती है। चलो अच्छा है, आज बढ़िया से पराठे खाने मिलेंगे। लेकिन ये क्या? अरे पगलेट, अब जब तूने पराठे बनाए हैं तो तू ये ब्रेड पकोड़े क्यों खा रही है? एक साथ दो दो अलग प्रकार के पकवान तूने क्यों बनाए हैं? अरे क्या माँ जी, आप भी, आपको तो आज अलग प्रकार का नाश्ता मिल गया ना, तो शांति से खाइए ना। और मुझे ये ब्रेड पकोड़े खाने थे, इसलिए मैंने बनाया है। तेरे पिताजी ने दहेज में तेल और बेसन की फैक्ट्री दी है क्या, जो तू ये सारा सामान पानी की तरह इस्तेमाल कर रही है? दिन रात बस ब्रेड पकोड़े ही ठूसती रहती है। जब तू यहाँ पर शादी करके आई थी तब कितनी सुंदर दिखती थी, लेकिन अब देख, एकदम गोल मटोल होती जा रही है तू। आप मेरा खाना पीना निकाल रही हो माँ जी, ऊपर से मुझे मोटी भी बोल रही हो। देखो केतन, तुम्हारी माँ मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रही है। अरे इनके लिए मैं कितना सब करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे केवल कड़वे ताने ही मिलते हैं। जाने दो ना माँ, अब इसे ये खाने का मन करता है तो खाने दो ना। वैसे भी अब ठंड खत्म ही होने वाली है, और इसने कहा है ना हमसे, तो पैसों के बारे में आप इतना क्यों सोचती हो? मैं हूं ना कमाने के लिए। अरे पैसे है तो क्या बेवजह ऐसे ही राशन जाया करते रहे क्या? तू इस नालायक की बातों में मत आ। ये एकदम चालाक लोमड़ी है। अरे इसके खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग है। और अब तू ही बता कि कौन इस तरह रोज रोज तली भुनी चीजें बनाकर खाता है? मैं समझ सकता हूँ माँ, लेकिन ये थोड़ी ना रोज रोज खाएगी। अब फरवरी के बाद तो गर्मी ही शुरू हो जाएगी ना। मुझे तो इस पर कोई भरोसा नहीं है। अरे इतना तला हुआ खा खा कर इसकी सेहत भी खराब हो सकती है, और सुबह से लेकर रात तक ये तो बस रसोई में जा जाकर ब्रेड पकौड़े ही खाती रहती है। अरे अभी तो इसे ये सब खाने में मजा आ रहा है, लेकिन इसके बाद में बुरे नतीजे हो सकते हैं, और तभी इसे समझ आएगा। बस कीजिए माँ जी, आज तक मैंने आपकी जितनी बुज़दिल औरत नहीं देखी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे खाने पीने तक उतर जाओगी, और आपने ये सारी बातें बोलकर मेरा दिल बहुत दुखाया है। और अब से मैं इस घर में ब्रेड पकोड़े तो क्या, अन्न का एक निवाला भी नहीं खाऊंगी। बस अब बहुत हो गया, मैं और आप दोनों का नहीं सुन सकती। इतना कहते हुए स्वाति वहां से चली जाती है, और वो बाहर जाकर ठेले पर ढेरों ब्रेड पकोड़े खाती है। अब मुझे जानबूझकर घर पर भूखा रहना ही होगा, ताकि माची और केतन मुझ पर दया करे और रोजाना मुझे ये ब्रेड पकोड़े बनाने दे। वरना इनका अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये दोनों तो मुझे ब्रेड पकोड़े खाने ही नहीं देंगे। स्वाति को अब भूखा देखकर वसुंधरा और केतन को अच्छा नहीं लगता, और फिर बाद में, ये ले बहू, खा ले अपने ब्रेड पकोड़े, लेकिन ऐसे भूखी मत बैठ। नहीं माँ जी, मुझे ये सब नहीं चाहिए, लेकर जाइए इसे। अरे ओ ओवर एक्टिंग की दुकान, मैं तुझे ज्यादा मस्का पॉलिश नहीं लगाने वाली। चुपचाप खा ले इसे, वरना मैं खुद से ही इसे तेरे मुंह में ठूस दूंगी, समझी कि नहीं? और अपना गुस्सा इसे खाने पर मत निकाला कर। और हाँ, ठंड खत्म होने तक अगर तुझे ब्रेड पकोड़े खाने हैं तो तू खा सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस कम मात्रा में खाना, क्योंकि इससे तुझे गैस, पेट दर्द और कई सारी दिक्कतें हो सकती है। ठीक है माँ जी, थैंक यू सो मच। फिर वसुंधरा वहां से चली जाती है। आखिरकार मेरी चाल कामयाब हो ही गई। ठंड तो बस एक बहाना है। अब देखना, ऐसे ही रोजाना ड्रामा कर करके मैं इन लोगों को उल्लू बनाया करूंगी, और अब तो मुझे ब्रेड पकोड़े खाने से कोई नहीं रोक सकता। अब वापस अगले दिन से स्वाति फिर से रोजाना ब्रेड पकोड़े बनाने लगती है। फरवरी से मार्च का महीना शुरू हो जाता है। गर्मियां भी दस्तक देने लगती है, पर फिर भी स्वाति ब्रेड पकोड़े बनाना बंद नहीं करती। हे भगवान, अरे एक तो कितनी गर्मी पड़ी है, और ऊपर से तूने ये पकोड़े बना बनाकर घर में कितना धुआं फैलाया है, और आज तो तूने हद ही कर दी।
कितने तरह तरह के पकोड़े बनाए हैं तूने। हाँ माँ जी, ये मेरा आज का स्टॉक है। प्याज, पनीर, आलू और पालक सबके पकोड़े बनाए हैं मैंने, और मैं इसे हर एक घंटे के बाद खाऊंगी। बहुत मजा आएगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए भी बनाए हैं मैंने। साथ मिलकर जम के खाएंगे। अरे गधेड़ी, मुझे नहीं खाना ये सब, तू ही ठूसती रहे इसे। अरे अब तो गर्मी के दिन भी शुरू हो चुके हैं, पर फिर भी ये तेरा तला भुना खाना बंद ही नहीं हो रहा। देख बहू, तूने मुझसे पहले ही कहा था कि जब गर्मी शुरू हो जाएगी तब तू ये सब खाना बंद कर देगी, तो फिर तू ये सब क्यों बना रही है। ओफो माँ जी, आप ये कौन सी दुनिया में जी रही हो? और ठंड कहाँ पर गई है? अभी तो मार्च का पहला हफ्ता ही चल रहा है। देखिए, सुबह के समय में कितनी ठंड पड़ी है। और पिछले साल भी ठंड देर से चालू हुई थी, इसीलिए गर्मी भी देर से ही शुरू होगी। और अब भी मेरे पास बहुत दिन है, तो मुझे ये सब मजे से खाने दीजिए ना। मैं अब तुझे क्या ही बोलूं, मेरे दिमाग ने तो जवाब देना ही बंद कर दिया है तेरे आगे। अरे क्या माँ जी, आप भी। अच्छा चलिए, अब आप बाहर जाइए, तब तक मैं रसोई साफ कर देती हूँ और एग्जॉस्ट फैन भी चालू कर देती हूँ, ताकि ये गर्म धुआं बाहर चला जाए। वसुंधरा को स्वाति की हरकतें साफ पता चलती हैं। ये निर्लज्ज लड़की तो बस ठंड का बहाना दे रही है, लेकिन इसके ब्रेड पकोड़े का नाटक बंद करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है, जिससे ये ब्रेड पकोड़े बना ही नहीं पाएगी। नालायक कही की, इसके कारण मेरे राशन की कितनी बर्बादी हो रही है। वसुंधरा बेसन, तेल और पकोड़े बनाने का अन्य सामान छुपा देती है, और बाद में जब स्वाति को वहां पर कुछ भी नहीं मिलता, तब वो उदास हो जाती है। अरे माँ जी, आपने वो तेल का नया पैकेट देखा है क्या कहीं पर? मैंने पूरी रसोई देख ली, लेकिन वो तो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। और तो और बेसन भी खत्म हो गया है। पता नहीं मेरा ध्यान कैसे नहीं गया। और अगर मुझे पहले पता होता तो मैं सारा सामान बाजार से लेकर आ जाती। अरे नहीं, ये तो जाने देना। वहां फ्रिज में एक कटोरी में थोड़ा सा तेल रखा है, उससे ही बना दे रोटियां और जल्दी से खाना परोस। अरे आप तो रोटी सब्जी खा लोगी माँ जी, लेकिन मेरा क्या? ब्रेड पकोड़े खाए बिना मेरा तो जी ही नहीं भरता। एक काम कीजिए, आप मुझे पैसे दे दो, मैं बाजार जाकर तेल और बेसन लेकर आती हूँ और झट से अपने लिए ब्रेड पकोड़े बना देती हूँ। नहीं नहीं, फिलहाल मेरे पास कोई पैसे नहीं है। वेतन की भी तनख्वाह अभी तक नहीं आई है, इसीलिए अभी घर में जो भी है वही खाना होगा हमें। और तू अपनी भावना और जिद को थोड़ा काबू में रख। ब्रेड पकोड़े नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी तू। नहीं माँ जी, आप नहीं समझ पाओगी। मुझे सच में ब्रेड पकोड़े खाने हैं, और अब मैं क्या करूं? ज्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैंने कहा है उतना ही कर। लेकिन स्वाति सुनने वालों में से कहाँ थी। रोटियां बनाने के बाद में वो अपनी पड़ोसन के पास जाती है। अरे मीना काकी, माफी चाहती हूँ कि मैं आपको इस समय परेशान कर रही हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा सा तेल और बेसन दे सकती हो क्या? बहुत मेहरबानी होगी। क्या कहा? तेल और बेसन? जी काकी, दरअसल मेरे घर पर खत्म हो गया है ना, और नया खरीदने के लिए माँ जी मुझे पैसे ही नहीं दे रही। कोई बात नहीं स्वाति, तुम निश्चिंत रहो, मैं अभी देती हूँ तुम्हें। फिर पड़ोसन मीना स्वाति को तेल और बेसन दे देती है, जिसके बाद वो घर जाकर ब्रेड पकोड़े बनाती है और दबाकर खाती है। वही जब मीना वसुंधरा से मिलती है तभी, अरे वसुंधरा, तेरे घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ मीना, सब ठीक है, लेकिन तू ऐसी क्यों पूछ रही है? तो फिर तेरी बहू मेरे घर पर तेल और बेसन लेने क्यों आई थी? अरे तुम्हारे क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या? देख, सच सच बताना, मुझसे कुछ भी मत छुपाना। क्या कहा? वो नासपीटी तुम्हारे घर पर तेल और बेसन लेने आई थी? हे भगवान! वसुंधरा गुस्से में अब आग बबूला हो जाती है और वो जाकर स्वाति को खूब सुनाती है। हाँ तो मैं और क्या करती माँ जी, आप तो मुझे पैसे भी नहीं दे रही थी, और इसीलिए मुझे मीना काकी से ही तेल और बेसन मांगना पड़ा।
अरे बेशरम, एक दिन नहीं खाती तो भूचाल नहीं आ जाता। अरे इतनी कैसी पागल है तू। और खबरदार, जो आइंदा से तूने ऐसी हरकत भी की तो जिससे मेरी इज्जत मिट्टी में मिले। अरे वो तो अच्छा है कि ये बात तूने जाकर मीना से कही, लेकिन उसकी जगह पर अगर कोई और होता तो अब तक ये बात सारे मोहल्ले में फैल जाती। ठीक है माँ जी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और अब रोजाना ब्रेड पकोड़े खा खाकर स्वाति की तबीयत खराब हो जाती है। कभी उसे गैस होती तो कभी पेट दर्द हो जाता। ऐसे ही उसके जन्मदिन के अवसर पर, ये लो स्वाति, ये दवाई खा लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। ये सब क्या हो रहा है केतन? आज अपने जन्मदिन के दिन पर केक खाने की जगह पर मैं दवाई खा रही हूँ। लोग तो जन्मदिन मनाने के लिए बाहर घूमने जाते हैं और मैं हूँ कि यहाँ 50 बार बाथरूम के चक्कर लगा रही हूँ। लगता है आज का मेरा जन्मदिन बाथरूम में ही मनाना पड़ेगा। अब इसमें तुम्हारी ही गलती है। मैंने और माँ ने तुम्हें कितना समझाया कि रोजाना ब्रेड पकोड़े मत खाओ। ऐसे पदार्थ रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं खाए जाते। आलू, मैदा, बेसन और तेल, ये सब एक मात्रा तक ही ठीक लगते हैं। हाँ केतन, तुम सही कह रहे हो और अब से मैं शपथ लेती हूँ कि मैं ब्रेड पकोड़े नहीं खाऊंगी। क्या कहा? सच में? हाँ माँ जी, सच में। बहुत खूब। चलो, देर आए पर दुरुस्त है। आखिरकार इतना बीमार होने के बाद में तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया। हाँ माँ जी। लेकिन फिर 4 दिनों के बाद में वसुंधरा स्वाति को फिर से बाहर से लाया हुआ ब्रेड पकोड़ा खाते हुए देख लेती है। हाय मेरे ब्रेड पकोड़े, तुझे मैंने कितना मिस किया। पिछले 1 हफ्ते से नहीं खाया मैंने तुझे, लेकिन अब तो मैं एकदम ठीक हो गई हूँ, तो मैं तुझे फिर से पहले जैसे ही खाया करूंगी। हे भगवान, इस लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब वसुंधरा अपना सर पकड़ लेती है